हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good evening, sir. ठीक है जी, आज सेकंड क्लास है मेरी आपके साथ। प्रीवियस क्लास में कंफर्टेबल थे सब लोग? हाँ सर। तो कुछ पढ़ाया हाँ, मैं, sir. जो कुछ पढ़ाया सब डाइजेस्ट हो गया? हाँ सर। बढ़िया। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर की है मैंने, विजिबल है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, sir. हाँ Visible. सर। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का कुछ आंसर बताने की कोशिश की जा रही थी मेरे को, तो कुछ दिखाई नहीं दिया मेरे को आंसर ठीक सा। Q/6 एप्सिलॉन नॉट तो फोर्स नहीं लग रही है सुनने में। सर मैंने यही देखा। नहीं, जो आप Q/6 एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हो वो सुनने में फोर्स तो नहीं। हाँ वो। आप लोगों ने आंसर लिखा ना Q/6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, मानस ने एक आंसर लिखा, ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। सिग्मा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, है ना? पब्लिकली डालो मैसेज सारे यार, प्राइवेट में कुछ मत डालो। डोंट पोस्ट एनी मैसेज ऑन प्राइवेट, सब ओपन में पता चलना चाहिए कौन क्या। तभी क्लास में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो पहले सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो होमवर्क का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली एक शीट दी हुई थी आपको। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा A/A की स्क्वायर शीट थी, और इसके एक्सेस यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको मैं कह सकता हूं, पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ था और ये डिस्टेंस A/2, और आपसे पूछा गया था फोर्स ऑन दी चार्ज। तो फोर्स ऑन दी चार्ज निकालें या फोर्स ऑन दी शीट निकालें, एक ही बात है। तो लेट अस कैलकुलेट दी फोर्स ऑन दी शीट। और ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं इस पे रैंडमली यहाँ पे कोई पैच ले लूँ और उस पैच का एरिया मैं ds मान लूँ, उस पे सिग्मा ds चार्ज होगा, और इस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट होगी, अगर वो E है, तो उस पे लगने वाली जो फोर्स आएगी dF, वो उसका चार्ज टाइम्स E के इक्वल आएगी। एंड बाय द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम वी अंडरस्टैंड कि जो नेट फोर्स है वो नॉर्मल के अलॉन्ग आनी चाहिए, मतलब नेट फोर्स शुड बी डायरेक्टेड अलॉन्ग दी नॉर्मल, ऐसे आनी चाहिए फोर्स। तो इस ds, ये जो df है, इसका शीट के नॉर्मल जो कंपोनेंट है वो लेना है। तो इस df का जो नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो लेके अगर हम सम अप कर लेंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी, एंड दैट विल बी सिग्मा ds टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डॉट n कैप, विच इज सिग्मा इंटीग्रेशन E डॉट ds। ये मैं पहले भी बिल्कुल एक क्वेश्चन में वो डिस्क वाले में बोल चुका हूँ, और इससे मुझे पता चल रहा है कि ये वाली फोर्स सिग्मा इंटू फाई के इक्वल आ जाएगी। अब बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट द कैलकुलेटिंग द फ्लक्स। एक मिनट होल्ड करेंगे आप लोग, है ना, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है सिस्टम।
नोट कर लिया था क्या जितना मैंने स्क्रीन पे लिखा था? सब गायब हो गया होगा बिकॉज आई हैड टू रीस्टार्ट इट। तो चलो कोई नहीं, जल्दी से दोबारा बना लेते हैं। ये हमारी शीट है। इस शीट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमारे पास चार्ज रखा हुआ क्यू, और इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास A/2। शीट की डायमेंशंस A/A है। और मैंने बोला कि अगर मैं इसके ऊपर एक छोटा सा DS का पैच बना लूं, तो उस DS पैच के ऊपर हमारे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, सपोज वो E लग रही है, तो उस पर जो फोर्स आ रही होगी DF, वो उसका चार्ज सिग्मा DS शीट के सरफेस पे चार्ज होगा टाइम्स E होगी। और फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम वी अंडरस्टैंड कि ये फोर्स नॉर्मल के अलॉन्ग आनी चाहिए। तो मेरी जो फोर्स आएगी वो इस DF का n कैप के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट, वेर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द शीट। ये हमारी शीट है। So this question is not actually calculating the force, about calculating the force. This question is actually about calculating the flux through this sheet because of the field of discharge. तो ये मेरे पास DF की वैल्यू सिग्मा DS टाइम्स E डॉट एन कैप, इसमें से सिग्मा बाहर आ जाएगा, और E डॉट DS टाइम्स एन कैप, ये हमारा फ्लक्स हो गया। तो अपने को एक्चुअली इससे फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स निकालने के लिए वी यूज सिमेट्री। बजाय इंटीग्रेट करने के हम यहाँ पे सिमेट्री यूज करेंगे। और वो सिमेट्री यूज करने का क्या तरीका है कि अगर मैं एक क्यूब ले लूं, जिसकी एज लेंथ A है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज Q रख दिया जाए, तो वो जो इसका साइड फेस है, कोई भी एक साइड फेस ले लेते हैं, ये वाला साइड फेस ले लेते हैं, तो इस साइड फेस को हम उस स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं जो हमारी स्क्वायर शीट है A/A की। तो ये साइड फेस बिल्कुल एक स्क्वायर शीट है, और इसके बाइसेक्टर के अलोंग, है ना, इसके बाइसेक्टर के अलोंग इससे A/2 डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ है। नाउ बाय गॉस लॉ the total flux through the cube is Q by epsilon नॉट। ऐसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, अगर किसी चार्ज को चारों तरफ से एक हम गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर लें, देन द टोटल फ्लक्स इज Q by epsilon नॉट। इस स्पेशल केस में ये सरफेस इस चार्ज के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और इसके जो 6 के 6 फेसिस हैं, सबके सब फेसिस से फ्लक्स इक्वल जाने वाला। तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस is same for all faces. That means the flux through each face is simply 1/6 times the total flux through the cube, and therefore it must be Q over 6 epsilon naught. तो ये जो स्क्वायर शीट है, इस स्क्वायर शीट से जो फ्लक्स जा रहा होगा इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसका मतलब जो मेरी फोर्स आएगी, फोर्स इज सिग्मा टाइम्स फाई, तो सिग्मा Q over 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सभी ने ऐसे ही किया। जिसने नहीं आंसर दिया था उसको समझ में आ गया? हाँ जी प्रतिष्ठा। आदित्य को समझ में आ गया, ठीक है। आर्यमन तेरे को क्लियर है? आर्यमन, उर्वी, एवरीवन इज क्लियर विद दिस? चलिए ठीक है, बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, किसी ने सॉल्व किया? वो किसी ने आप में से आंसर बोला था उसका? मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई थी E0 x I कैप,
और मुझे चार्ज इनक्लोज कैलकुलेट करना था। इन अ स्फीयर of radius are centered at origin। हाँ जी, जयंत आंसर बता रहा है मेरे को, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर्ड आर क्यूब बाय 4। ये जयंत का आंसर है। और कोई? जी, और भी किसी ने आंसर पोस्ट किया था बेटा, बोल के बता दो, नहीं टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो बोल के बता सकते हैं। कौन बताएगा? अभी अनुज गौतम? सर मैंने ट्राई किया पर नहीं आया। नहीं आया। और अभी किसी ने आंसर पोस्ट किया सर था बेटा? मेरा एक आंसर आया था, हाँ, खुशी बोलो। 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एक ही आंसर है, एक ही आंसर है। एनीबडी एल्स? खुशी मुझे बताओ, आपने कैसे सॉल्व किया? आपका आंसर ठीक लग रहा है? सर स्फीयर क्या का जो ये एक्स एक्सिस है उसे थीटा एंगल पे एक आर डी थीटा थिकनेस की एक रिंग काटी, तो और ये हमारा स्फीयर है और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब एक्स यहाँ से थीटा एंगल पे आर डी थीटा थिकनेस की रिंग काटेंगे। एक हमने आर डी थीटा ले लिया और रिंग यहाँ पर हम काटेंगे। एक रिंग बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो एलिमेंटल रिंग है, इसके भी जो छोटे एलिमेंट्स है उसका एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है, तो सबका वेक्टर सम करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा। अच्छा, इसके एरिया वेक्टर्स का सम करेंगे। पहली बात हाँ, तो इसके सभी एलिमेंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ई नॉट एक्स आई कैप लग रही होगी। तो अगर इस रिंग के ऊपर कोई छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट लूँ, ये मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूँ, इस रिंग पे मैं एक छोटा सा ये ब्लैक कलर का डीएस वेक्टर लेता हूँ। तो इस डीएस वेक्टर के साथ जब मैं डी फाई निकालूंगा तो ये ई डॉट डी एस हो जाएगा। और जब मैं इसको इस रिंग के लिए समेशन करूंगा तो वो इस रिंग के एरिया वेक्टर के बराबर हो जाएगा। मतलब इस रिंग के सारे डीएस वेक्टर्स के एरियाज के सम के बराबर हो जाएगा, राइट? हाँ सर। तो वो कैसे निकाला अब आपने? तो रिंग के ऊपर जो एरिया रिंग का जो हर एक एलिमेंट है, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कांस्टेंट है। हाँ, तो रिंग के पूरे ऊपर रिंग हर को जगह पे ई और इंटीग्रेट डी कर एस में सकते एंगल हो। थीटा है। तो इसको ई डी एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ सर। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे केवल डीएस की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ये इंटीग्रेशन मैं अभी रिंग पे कर रहा हूँ, ठीक है? आप सभी लोग बाकी समझ रहे हैं? मैंने रिंग पे छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट डीएस लिया, तो रिंग पे कहीं पर भी आप डीएस चूज करेंगे तो उस डीएस और ई में यही वाला एंगल थीटा बनेगा जो यहाँ पर है। ये विजुलाइज कर पा रहे हैं सभी लोग? हाँ सर। ई डॉट डी एस विल हाँ बी सर। ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा फिक्स्ड है। तो इस की समेशन अगर मैं इस रिंग पे कर दूं तो मेरे पास ई कॉस थीटा इंटू डी एस की समेशन आ जाएगी। और डी एस का समेशन ये जो मैंने पर्पल कलर से रिंग का एरिया शेड किया ये आ जाएगा। और ये रिंग का सरफेस एरिया आ जाएगा। रिंग का सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे? तो उसका सरकमफ्रेंस ले लेते हैं और उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर ये थीटा है तो क्लियरली रिंग का रेडियस आर साइन थीटा होगा। तो आर साइन थीटा है तो 2 पाई आर साइन थीटा टाइम्स आर डी थीटा। वेरी गुड। तो ये एक रिंग से फ्लक्स आ गया। इसकी इंटीग्रेशन पूरे स्फीयर पे कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा।
बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है क्या ये? अब इसमें हाँ थीटा की सर। रेंज, थीटा की रेंज ले लो इसमें 0 से पाई। तो 2 पाई आर स्क्वायर्ड ई नॉट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में आएगा मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 से पाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, या फिर वो 2 अंदर ले जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो 2 अंदर ले जाते हैं तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर ई नॉट साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई। ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ तक? सर वो cos स्क्वायर sin थीटा मिलता है, सर cos स्क्वायर इंटीग्रल थीटा sin थीटा। कुछ मिस किया क्या मैंने? हाँ सर, आप इंटीग्रेट नहीं किए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एक ई नॉट एक्स था ना? इलेक्ट्रिक, हाँ ई नॉट इंटू एक्स था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की हाँ वैल्यू सर। गलत लिखी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट टाइम्स आर cos थीटा। और एक्स इस पूरी रिंग पे आर कॉस थीटा होगा, राइट। तो यहाँ पे एक आर और आएगा तो ये ऐसा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 को बाहर ही रहने देते हैं ऐसे। ये ठीक है क्या? हाँ ये ठीक लिखा मैंने। सभी को क्लियर है? कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही अभी? सो दिस इज 2 पाई आर क्यूब ई नॉट। इसको इंटीग्रेट करने के लिए साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं z, सॉरी कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं z। तो साइन थीटा डी थीटा डी जेड हो जाएगा। तो साइन थीटा डी थीटा की जगह डी जेड लिख देंगे और कॉस थीटा की जगह जेड, तो जेड स्क्वायर डी जेड। और लिमिट पुट करेंगे तो जब थीटा 0 था तो 1 और बाद में -1। और मैंने कॉस थीटा को जेड पुट किया तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा डी जेड आना था, तो एक माइनस का साइन भी आएगा। हाँ जी, ये स्टेप क्लियर है क्या आप लोगों को? आती है ये सब्स्टिट्यूशन? यस सर। तो -2 पाई आर क्यूब ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3 विद लिमिट 1 to -1 -1/3 -2/3, टोटल मिला के 4/3 बन जाएगा ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब ई नॉट, ये फ्लक्स आ जाएगा। गुड। और इस फ्लक्स को हम चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। तो मेरे पास चार्ज इनक्लोज की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब ई नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। बढ़िया। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट है किसी को? सर इसमें हम लोग ने डीएस से रिंग का एरिया निकाल लिया था, उसके बजाय हम सॉलिड एंगल से भी कर सकते थे ना सर? सॉलिड एंगल से क्या करना है अपने को? यहाँ पे कोई सेंटर पे चार्ज तो रखा नहीं हुआ है कि उसकी वजह से फ्लक्स निकालने के लिए सॉलिड एंगल यूज कर ले। सर जो हम लोग ने रिंग पे एक पैच लिया था, हाँ। सर जैसे x इंटू डी एस कॉस थीटा आया था, तो फिर वहां से x को r cos थीटा लिखा और फिर ई नॉट r cos स्क्वायर थीटा ds आया और फिर ds को d ओमेगा इंटू r स्क्वायर लिखा। ये कुछ अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये जो डी फाई निकाला उस छोटे से डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए ई डॉट डी एस, इसको हमने ई नॉट एक्स और डी एस इंटू कॉस थीटा लिख लिया है ना, ऐसा है ना, वेयर दिस एंगल इज थीटा। अब हम इस ds को इस सॉलिड एंगल से रिलेट कर सकते हैं जो यहाँ पर सबटेंड हो रहा है, और ds को d ओमेगा इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू एक्स कॉस थीटा। अब आगे
सर अभी हमें मालूम है कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 पाई कॉस थीटा होता है, तो फिर उससे डी ओमेगा निकालेंगे तो 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो मतलब आप इस डी ओमेगा को उससे रिलेट करने को कह रहे हो। तो हमें मालूम है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में रिलेशनशिप होती है। तो अगर मैं ये ध्यान से समझना, बाकी सब लोग, मैं समझ गया ये क्या बोल रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे मैंने पहली बार थीटा एंगल लिया था उसका सॉलिड एंगल ओमेगा था, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा होती है। तो डी ओमेगा की वैल्यू साइन थीटा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगी। यहाँ पे डी ओमेगा को आप ये प्लग इन कर देंगे तो भी आप उसी इंटीग्रेशन पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे जिस पे हमने रिंग का एरिया निकाल के पहुंचे थे। मुझे लगा शायद उसमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ जिंदगी आसान हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली वी विल रीच द सेम थिंग, साइन थीटा कॉस पर थीटा डी थीटा, राइट? यस। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ थिंकिंग दिस। चलिए, किसी को कुछ पूछना है इसमें रिजल्ट में? अब जरा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन मैंने इस इंटीग्रेशन की मेहनत करवाने के लिए नहीं दिया था। मेरा इस क्वेश्चन को पूछने का सिग्निफिकेंस कुछ और था। मैं इससे पहले ऐसी ही फील्ड में मैंने एक सिलेंडर रख के उससे चार्ज इनक्लोज निकलवाया था मैंने, है ना? हमने यही फील्ड ली थी ई नॉट एक्स आई कैप, और मैंने इमेजिनरी क्लोज सिलेंडर ड्रॉ किया था और उसका चार्ज इनक्लोज निकाला था। तो जो मेरा वो इमेजिनरी सिलेंडर था उसका चार्ज इनक्लोज्ड, ध्यान से देखना कितना आ रहा था। ये आ रहा था ई नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पाई आर स्क्वायर एल, वेयर पाई आर स्क्वायर एल इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना? क्या यहां पर भी ऐसा ही आ रहा है? इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, ये भी तो ऐसा ही आ रहा है। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो ई नॉट एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा आंसर आएगा, लेकिन मुझे इस अरेंजमेंट को देखकर एक फीलिंग आ रही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स आई कैप हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि स्पेस में एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट है। और अगर मैं किसी भी वॉल्यूम में से चार्ज निकालना चाहता हूं, मैं सिंपली चार्ज डेंसिटी को उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लूं तो आंसर आ रहा है। क्यों भाई? यस सर। बट ये बहुत अच्छी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। ऐसे थोड़ा होता कि केवल दो केसेस में चार्ज जो है सिंपली वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल आ गया तो मैं ये क्लेम कर लूंगा कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखो, रो यूनिफॉर्म, रो सिंपल आ रहा ना आपका। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर ले रहे हो। चार्ज को चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम केवल तब किया जा सकता है जब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो। क्यों भाई? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये अदरवाइज आपको जो प्रॉपर तरीका है वो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी लिख के इंटीग्रेट करके करना चाहिए। तो आपको स्पेस में एक डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालनी चाहिए, उस डिफरेंशियल वॉल्यूम के साथ चार्ज इनक्लोज निकालना चाहिए और फिर आपको उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। बेहतर तरीका तो यही है ना? या आप तो पहले से पता होता कि रो कांस्टेंट है, फिर तो चार्ज डेंसिटी को सिंपली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे केवल दो अलग अलग केसेस लेके चार्ज सिंपली समथिंग इनटू वॉल्यूम आ रहा है, तो ये सफिशिएंट नहीं है ये क्लेम करने के लिए कि रो यूनिफॉर्म है। तो इसको वेरीफाई कैसे करें कि क्या रो यूनिफॉर्म है? उसके लिए अगर हम एक छोटी सी डिफरेंशियल वॉल्यूम चूज करके उसमें से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो शायद बेहतर आंसर आए।
बजाय इतनी बड़ी बड़ी फाइनाइट वॉल्यूम, पहले कितना बड़ा फाइनाइट सिलेंडर लिया मैंने, उससे मैंने चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश की, फिर एक स्फेरिकल शेप ले ली, उससे चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश की। इसकी बजाय अगर ज़्यादा मतलब प्रॉपर तरीका मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेनी चाहिए, और उस डिफरेंशियल वॉल्यूम को यूज करके पहले उस डिफरेंशियल वॉल्यूम में चार्ज इनक्लोज निकालना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? यस सर। तो ऐसा करते हैं, हम एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेते हैं, तो एक छोटा सा क्यूबॉइड ले लेते हैं dx dy dz डायमेंशंस का। सर आप एक बार अनुज का अप्रोच वापस बता सकते हो क्या? मुझे अच्छे से समझा नहीं। अनुज की अप्रोच अब आप समझने के लिए आप ये सोचें, उसने केवल ये बोला कि यार आप वहां पे जो ds निकाल रहे हो वो ds मत निकालो, आप उसको सॉलिड एंगल में कन्वर्ट कर लो। तो उसने बोला कि देखो, अगर आप ये वाला पोर्शन लेते हैं जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉलिड एंगल होता है ओमेगा, वो 2 पाई टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा होता है। और अगर अब आप यहाँ पे इस थीटा को इंक्रीज कर लेते हैं तो थीटा प्लस डी थीटा, तो आपने एक ऐसा सरफेस बना लिया ना, दिख रहा है आपको ये वाला सरफेस, वो हाँ रिंग वाला, सर। और इसका जो एंगल होगा वो ओमेगा प्लस डी ओमेगा होगा। तो डी ओमेगा की वैल्यू डिफरेंशिएट कर दे इसको, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। और अब वो वाला जो सरफेस है, रिंग का जो सरफेस है, उसको मैं डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 2 पाई साइन थीटा डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, ऐसे उसने सरफेस एरिया लिख दिया। जिसको हमने कैसे लिखा था? हमने लिखा था कि ये हाइट आर साइन थीटा है और ये वाली थिकनेस आर डी थीटा है। तो हमने जो ds लिखा था वो लिखा था रिंग की सरकमफ्रेंस इंटू आर डी थीटा। तो उसने इस ds को लिखने का एक और तरीका बता दिया आपको, और कुछ खास नहीं है उसमें ना, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, हम समझ रहे हैं, आप बस ds हाँ लिखने सर समझा। का बन जाता। मैं ये बात कर रहा था कि अगर मेरे को यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो मैं बजाय फाइनाइट साइज की वॉल्यूम लेने के एक डिफरेंशियल वॉल्यूम लेना पसंद करूंगा। तो अब क्वेश्चन को मैं डिफरेंट तरीके से फ्रेम कर रहा हूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन और nature of charge distribution in this space। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, इसमें आप क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस समझें। कूलम्स लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमें चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी होती थी और हमें स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कहा जाता था। तो हम उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे डीक्यू चार्जेस लेके उसकी वजह से फील्ड लेके इंटीग्रेट कर लेते थे। वहां पे कभी ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है किसी जनरल पॉइंट पे, तो बताओ किस तरीके की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग चीज ये पढ़ रहे हैं, हम रिवर्स कैलकुलेशन करनी सीख रहे हैं कि भैया चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पता हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे निकाल लेते हैं। हम उल्टा काम कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है स्पेस में कैसे वेरी कर रही है, और उसकी मदद से हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि स्पेस में किस तरीके का चार्ज रखा हुआ होगा जो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। है ना इंटरेस्टिंग, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं। चार्ज से डिस्ट्रीब्यूशन से फील्ड तो निकालते ही हैं, हम फील्ड से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। और इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वो जो दो एग्जांपल थे उसमें तो एक बहुत ही क्रूड सी मैंने फाइनाइट साइज की वॉल्यूम ले ली थी। नाउ व्हाट आई एडवाइज इज, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप
एक डिफरेंशियल वॉल्यूम चूज करो। तो सपोज ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, और आप स्पेस में कोई पॉइंट लो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और वहां पर एक डिफरेंशियल वॉल्यूम ड्रॉ कर लो छोटी सी। तो एक छोटा सा डिफरेंशियल वॉल्यूम ले ली जिसका ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, और एक डायमेंशन dx है, एक dy है और एक dz है। ये dx है, ये dy है और ये dz है। तो क्या आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकाल के उसको चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर करके उसके अंदर का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं? करेंगे ट्राई? ठीक है जी, सॉल्व करें। मुझे आप ये बताएं कि इस डिफरेंशियल क्यूबॉइडल वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हो गया है। फिर उसको मैं इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी।
आ रही है यहाँ से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो कैसे किया हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, तो इसलिए इस क्यूबॉइड के ज्यादा सरफेसेस के बारे में सोचने की तो जरूरत है नहीं। मैं 2D पिक्चर बना लेता हूं, और 2D पिक्चर में मैं ऐसे एक्स और ऐसे जेड दिखा देता हूं, वाई अंदर की तरफ है। तो ये dx है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स आई कैप होगी, है ना। तो वहां पे जो फ्लक्स होगा इस लेफ्ट फेस के साथ, ये वाले लेफ्ट फेस के साथ, क्लोज सरफेस के लिए हमारी साइन कन्वेंशन रहती है एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेना है। तो माइनस डी वाई डी जेड आई कैप एरिया वेक्टर, ये समझ में आता सभी को, माइनस डी वाई डी जेड आई कैप। तो E डॉट डी एस विल बी ई नॉट एक्स आई कैप डॉट डी एस माइनस डी वाई डी जेड आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस ई नॉट एक्स डी वाई डी जेड। ये हमारी डी फाई की वैल्यू आ गई। कोई डाउट स्टेप में? नहीं, बढ़िया। और अगर मैं राइट फेस की बात करूं, तो राइट फेस पे एरिया वेक्टर इधर होगा डी वाई डी जेड आई कैप, और जो मेरा राइट फेस है वो x की बजाय x प्लस डी एक्स डिस्टेंस पे होगा। तो उसके साथ जो फ्लक्स आएगा डी फाई ई डॉट डी एस, तो E की वैल्यू ई नॉट एक्स प्लस डी एक्स आई कैप डॉट एरिया वेक्टर हो जाएगा डी वाई डी जेड आई कैप, एंड दिस विल बी ई नॉट एक्स प्लस डी एक्स डी वाई डी जेड। बाकी सभी फेसेस के साथ फ्लक्स आएगा 0। So total flux through that cube will be sum of this term and this term, and clearly it will be E naught dx dy dz। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या भाई, अभी आदित्य समझ आ रहा है? हाँ सर। चार्ज इनक्लोज निकालना है, तो डी फाई को डी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज विल बी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट डी एक्स डी वाई डी जेड, and therefore the charge per unit volume will be E naught epsilon naught। तो यहां से अब मेरे पास जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म आ गई। एक बार मुझे ये पता चल गया, फिर तो मेरे को आप कैसी मर्जी वॉल्यूम दे के उसका चार्ज इनक्लोज पूछ लो, मैं रो इंटू वी करके निकाल लूंगा। हाँ ठीक है, हमेशा रो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, बट यहाँ पर रो यूनिफॉर्म आ रहा है। ठीक, सर यहाँ पे यूनिफॉर्म आ रहा है, मतलब आप ई नॉट एक्स वाले केस की बात कर रहे हो ना? हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स आई कैप है तो रो यूनिफॉर्म आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा। हाँ सर। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट एक्स क्यूब आई कैप दी होती, तो चार्ज की डेंसिटी किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर कितनी आती? बताओ।
हाँ, टोटल फ्लक्स निकालना ना, मैंने हर सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया और क्यूब के 6 फेसिस में से 4 फेसिस से तो फ्लक्स था ही नहीं। मानस यार डायरेक्ट मैसेज मत डाला कर यार, तू क्वेश्चन पूछता है मैं तेरा आंसर देता हूँ, बाकी सोचते हैं अचानक से क्या बोलना शुरू कर दिया। तो पोस्ट दी क्वेश्चन ऑन दी पब्लिक। तो मैंने क्यूब के 6 फेसिस से फ्लक्स निकाल के सबका समेशन करना है और उसको क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर करना है। तो सारे फ्लक्सेस का सम मुझे करना था। तो 4 फेसिस में से था ही नहीं, 2 ही फेसिस में से था, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। एक आंसर आया है आर्यमन भट्ट का, ठीक लग रहा है सुनने में। और बाकी पब्लिक अनिका का भी ठीक लग रहा है। तो आंसर इज रो इज इक्वल टू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड। आ रहा है आंसर बाकियों का? बेटे हाइयर ऑर्डर के डिफरेंशियल हाँ छोड़ दे। सर यही आ रहा है। तो मानशु, फाइनाइट क्वांटिटीज के साथ जब इनफिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज ऐड हो रही थी तो छोड़ देते ना उनको। तो इसका जनरल फॉर्म क्या लिख सकता हूं? सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई एक्स आई कैप है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई कैप है और मेरे को रो कैलकुलेट करना है, तो मेरा ये एक डिफरेंशियल क्यूब होगा जिसकी ये वाली डायमेंशन dx है, और ये वाला एरिया वेक्टर dy dz आई कैप है, और ये वाला एरिया वेक्टर dy dz आई कैप है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x पर होगी वो ex होगी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ex, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ex प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ex इंटू डी एक्स होगी। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। सो अब फ्लक्स निकालेंगे, तो जो यहाँ पर फ्लक्स आएगा लेफ्ट फेस के साथ फ्लक्स, वो आ जाएगा मेरा माइनस ई एक्स डी वाई डी जेड, और जो राइट के साथ फ्लक्स आएगा वो ई एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। ये मेरा टोटल फ्लक्स आ जाएगा इस डिफरेंशियल क्यूब के साथ, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। सभी को क्लियर है ये स्टेप्स, सिद्धांत? सो द चार्ज एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू d बाय डी एक्स ऑफ ई एक्स इंटू डी वी आने वाली है, ये डी वी डी क्यू बाई डी वी रो हो जाएगा, तो आई गेट रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई एक्स। क्यों भाई, ये ठीक है? ये क्लियर हुआ आप सभी को? किसी को कुछ पूछना है इसमें? आरित्र कुछ पूछना है? तेरा माइक कौन है तो मुझे लगा।
एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क? उर्वी आपको क्लियर है? अनन्या, आर्या, हाँ सर, अनिका? क्लियर है। चलिए ठीक है। अब ध्यान से समझना जरा मेरी बात। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है, इट कुड हैव बीन ए फंक्शन ऑफ x, y एंड z, ऑल थ्री। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है वो x, y, z तीनों का कंपोनेंट हो सकता था। तो जब वो x, y, z तीनों का कंपोनेंट होगा तो मैं यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ ex लिखने की बजाय पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा, बिकॉज मैं तो केवल x डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट की वेरिएशन ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना हमारी डेरिवेशन में जो वेरिएशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स कंपोनेंट की, वो केवल एक्स डायरेक्शन में चलने पर आ रही है। तो मुझे ये रिजल्ट ऐसे यूज करना चाहिए, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स। इज दैट क्लियर? ये नोटेशन में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट भी होता तो सिमिलर इफेक्ट उसकी वजह से भी आता, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जेड कंपोनेंट होता तो सिमिलर इफेक्ट उसकी वजह से भी आता। This statement, what I have written now, is actually known as Gauss law in differential form. This is known as Gauss law in differential form. जो हम पहले लिख रहे थे, इंटीग्रल ई डॉट डी एस, कोई भी एक फाइनाइट साइज का क्लोज सरफेस बनाया और उसके लिए इंटीग्रल ई डॉट डी एस इवेल्युएट किया और उसको क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर दिया। इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। And this is Gauss law in differential form. क्लियर सभी को? हाँ जी, कोई डाउट? ठीक है, और करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, और पूछूं कुछ मिलता जुलता? अब नोट कर लिया सभी ने? आगे चल सकता हूं ना? ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन, हाँ जी नोट करना था आदित्य, नोट कर ले बेटे, इसमें क्या बताता तो सही। ये लो, कहाँ से नहीं नोट किया? इतना या और ऊपर? नहीं सर, ये डिफरेंशियल फॉर्म वाले। हो गया सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड in a region of space is given as E vector equals E naught xi cap plus yj cap divided by x square plus y square. Calculate the charge enclosed by a sphere of radius r centered at origin. Circle.
हाँ जी, जीत वोरा, ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? सॉरी सर, वो मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था ठीक से। आपको मैसेज करना चाहिए था कि सर आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। ये तो लास्ट में तो बहाना है आज की डेट में, सिंपल सा, इंटरनेट नहीं चल रहा था। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, सॉरी। नहीं, यू हैव टू बी केयरफुल, यू नीड टू इन्फॉर्म। ऐसे थोड़ा आप 1 घंटे के बाद आओगे और आप क्लास में एंटर कर जाओगे, दिस डज नॉट लुक नाइस। यस सर। अब तेरे को डबल मजा आएगा क्लास का, है ना? ये तो इंटरेस्ट होगा ही कि आगे क्या होने वाला है, ये भी इंटरेस्ट होगा पहले क्या हुआ था, ज्यादा एंजॉय करेगा। सर वो रिकॉर्डिंग देख के कर लूंगा सर। अब मैं नहीं दूंगा तो? यही तो कह रहा हूँ, बी केयरफुल बेटे, नहीं ऐसे मत करो, ठीक है? हाँ सर। 0 नहीं है भैया आंसर, कुछ तो लेवल अप होना चाहिए था। मानस, अनिका, दी आंसर इज नॉट 0। यही तो मजा है इस क्वेश्चन का। तो गॉस लॉ मत लगाओ डिफरेंशियल फॉर्म में, हो सकता है फेल हो गया हो गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ पे साधारण तरीके से करके देख सकते हो क्या, जैसे पहले कर रहे थे जब तो गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म नहीं पढ़ा था, उससे तो 0 आ गया। 0 है नहीं आंसर। हाँ ठीक है, टेक टाइम, कोई बात नहीं, सॉल्व करो। तुम्हारा अपने आप को ग्रिल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तो बताने लगूंगा तो वही जाएगा ना आंसर, फिर क्या मजा आएगा।
ई नॉट बाय आर, आर कैप, ये क्या है? फोर पाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट आर, तनव का आंसर आ रहा है। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, लोग जो आंसर बता रहे हैं। एक लिख रहा है 4 पाई ई नॉट एप्सिलॉन नॉट आर, एक आंसर है। मानस का भी कुछ कुछ ऐसा ही आंसर। आज यार उस कौन सी लड़की ने बड़ा अच्छा इंटीग्रेट किया था, उससे पूछना मुझे क्या किया उसने। खुशी, खुशी ने किया था ना वो रिंग वाला क्वेश्चन, सुबह वाला क्वेश्चन, कल वाला। अभी क्या किया खुशी, बताओगे आप? नहीं सर, आंसर नहीं आना। नहीं आ रहा, क्या ट्राई कर रहे हो? वो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ से किया था तो नहीं आया तो अभी। जीरो आ जाएगा। हाँ तो इंटीग्रेट करो ना, तुमने तो कल वो वाला क्वेश्चन पे स्फीयर वाला इतने अच्छे से कर दिया था, इसमें नहीं कर पा रहे हो क्या? सर, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। हाँ तो मतलब ठीक अगर गॉस लॉ से नहीं आ रहा इन डिफरेंशियल फॉर्म और आप फंस गए तो क्या करोगे? है, इंटीग्रेट। हाँ सर। गॉस लॉ से तो नहीं आ रहा है, एग्री कर रहा हूं मैं, उससे तो जीरो आ रहा है ना। या यू आर कन्विंस्ड की जीरो ही आंसर है, तो जीरो तो नहीं है। कन्विंस योर सेल्फ के आंसर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि अगर हम एक स्फीयर बनाए रेडियस आर का, सेंटर्ड एट ओरिजिन और ऐसी फील्ड हो, तो उसका फ्लक्स जीरो आएगा? मुझे तो नहीं लग रहा। इस फील्ड को देखकर मुझे क्या लग रहा है कि जेड एक्सिस से नॉर्मली आउटवर्ड फील्ड पॉइंट कर रही होगी। क्यों भाई? ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन, 0 0 0। सपोज दिस इज एनी पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जेड एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y, दोनों जीरो हो जाएंगे जेड एक्सिस पे, तो 0 0 z, है ना। और ये जो वेक्टर है, व्हाट विल बी दिस वेक्टर, ये वाला वेक्टर। क्या ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओवर, नहीं बस यही होगा ना ये वेक्टर, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस से आउटवर्ड नहीं पॉइंट कर रही है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर आ रही है कि नहीं आ रही है? वेर आर वेक्टर इज, और इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं जेड एक्सिस के अराउंड, इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं जेड एक्सिस के अराउंड, बेटा माइक ऑफ कर अपना, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करूं, तो सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड आएगी। क्यों भाई? उस सर्कुलर पाथ पे रेडियली आउटवर्ड। तो क्या अब आपको लग रहा है आप इंटीग्रेट कर सकते हो? उस स्फीयर में कैसी रिंग्स बनाओगे? जेड एक्सिस के राउंड रिंग्स बना लो अगर, तो सर आप डायरेक्शन का वापस बता सकते हैं? क्या चीज? ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया? मैंने तो वेक्टर लिखा था किसी पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड पे, और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो 0 0 z। अगर मैंने ये वेक्टर लिखा, वेक्टर कैसे लिखते हैं? x-0 वाई कैप, y-0 की जे कैप। तो ये जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वेक्टर है, ये जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड पॉइंट करता हुआ वेक्टर है कि नहीं है? हाँ सर। तो इस फील्ड की डायरेक्शन मेरे को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के लॉन्ग दे रखी है, यानी कि
जेड एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड दे रखी है। हाँ सर, समझ। तो क्या अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं? अगर मैं हमारा जो स्फीयर है वो बना लूं, ये स्फीयर हमारा और ऐसे मान लूं जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अराउंड रिंग्स बनाई, जैसे पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनाई थी ना खुशी ने। हाँ सर। तो अगर ऐसी रिंग्स हम बना लें, ये एंगल थीटा, ये एंगल डी थीटा, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ई नॉट ओवर आर आएगी, वेर आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। क्यों भाई? इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा तो वो तो ई नॉट ओवर आर आएगा ना, और डायरेक्शन तो दिख रही है रेडियली आउटवर्ड। हाँ सर। नॉट ओवर आर मान लेते हैं, वेर आर इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। हो जाएगा अब इंटीग्रेट क्या? और इसका जो रिंग पे कोई भी पैच होगा तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे लेना है। तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो अगर मैं डी फाई लिखूंगा तो वो ई नॉट बाय आर, आर इज हाउ मच इज आर, कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। सो दैट इज ई नॉट बाय आर टाइम्स डी एस, और डी एस हो जाएगा 2 पाई इंटू आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस आ जाएगा ई नॉट 2 पाई आर, 2 पाई आर, एक आर कट जाएगा, तो 2 पाई आर ई नॉट इंटू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, और थीटा रेंजेस फ्रॉम 0 टू पाई, तो ये तो 2 हो जाएगा। तो आंसर 4 पाई आर ई नॉट आ गया। तो चार्ज enclosed will be 4 pi r e naught epsilon naught। ऐसा आंसर बताया तो था किसी ने यार, किसी ने बताया था ऐसा आंसर? सर मैंने गलती से आर स्क्वायर लिखा था। सर तनव मैंने ने बताया। बताया था शायद। मानस और तनव कैसे किया था अभी? मानस ऐसे ही? सर ऐसा ही मेथड यूज किया था। क्या किया था एग्जैक्टली बता मानस। सेम बिल्कुल डिटो। और क्या किया था? डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिखा था किसका? वो भी एक अच्छा आइडिया है। यस, आई अप्रिशिएट दैट, जो तूने डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिखा था। डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखा था तूने? मतलब डीएस वेक्टर का, कोई भी डीएस वेक्टर ले लिया, डीएस आर कैप, आप सरफेस पे। हाँ, ये भी एक मुझे पसंद आ रही है बात, कि अगर मैं इतना सोचूं ही नहीं और स्फीयर लूं, उसका सेंटर है ओरिजिन, इस पे कहीं भी एक रैंडम पैच बनाऊं, तो उस पे जो मैं डीएस वेक्टर लिखूंगा वो डीएस इंटू आर कैप होगा, और आर कैप होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर मुझे मालूम है ई नॉट इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो अगर मैं डी फाई लिख लूं तो ई डॉट डी एस, तो ई नॉट इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स डी एस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो डी एस ही रहेगा, बाय आर रहेगा, और इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अरे वाह, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, मस्त हो गया यार। तो डी फाई की वैल्यू ई नॉट डी एस ओवर आर आ जाएगी, वाह। तो फ्लक्स की वैल्यू ई नॉट ओवर आर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विच इज दी स्फीयरिकल सरफेस एरिया, तो ई नॉट इंटू 4 पाई आर आ जाएगा, सिंपल। अरे जबरदस्ती इतनी मेहनत कर रहे हैं देखो, बहुत ही बढ़िया। तो इंटरेस्टिंग हो गया। और तनव ने भी लिखा था ऐसा आंसर, हाँ सर, तूने कैसे किया? वो आपने जो मेथड से किया वो वाले। बढ़िया, चलो 2 मेथड तो आ गए हमारे सामने। नोट कर लो दोनों, ये वाला क्लियर हो गया पहले जो मैंने बताया था, नोट कर लिया सभी ने? हाँ सर। ठीक है, और ये वाले में कोई डाउट? बेसिकली हमने ये वेक्टर लिखा है, और अगर इस डी एस के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है तो हमने आर वेक्टर लिख लिया। चलो और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये नोट कर लिया सबने? सर 1 मिनट सर। हेलो सर, हो गया। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे बतानी है आपको इसमें, वो ये कि जब मैंने एक बार ये पता लगा लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस से नॉर्मली आउटवर्ड पॉइंट कर रही है, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, और वो ई नॉट बाय आर है, तो मुझे पता चल रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज रखी हुई है जेड एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि ये फील्ड लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से मैच कर रही है। बोलो। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाय आर है, और जेड एक्सिस से आर डिस्टेंस पे जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ई नॉट बाय आर। ऐसी फील्ड तो तब आती है ना जब जेड एक्सिस के लॉन्ग एक आपने इनफाइनाइट लाइन चार्ज रखी हो। क्या सभी को मालूम है ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज की फील्ड लैम्डा हाँ सर। आर होती है? तो एक्चुअली ये जो फील्ड है, जो प्रॉपर मेथड इसका और हो सकता था वो ये कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज एक्चुअली E is equal to E naught over R directed radially away from Z axis, R being the distance from Z axis. और इसको कंपेयर कर लेते हैं लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से, तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल गई 2 पाई आर टाइम्स ई नॉट।
नहीं, आर तो कट ही गया, तो मेरे को लैम्डा मिल गया, आर तो कटना भी चाहिए था ना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड आ गया मेरे पास। अब आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओरिजिन पे है, तो ये हमारा थ्रेड है जो ऐसे रखा हुआ है जेड एक्सिस के लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग थ्रेड। तो इस जेड एक्सिस पे रखे हुए थ्रेड का कितना हिस्सा हमारे स्फीयर के अंदर एनक्लोज हो गया? 2r. 2r. So the charge enclosed in this sphere must be lambda times 2r. So it is 4 pi r e naught. ये आंसर था इस क्वेश्चन का। सर उधर एप्सिलॉन नॉट भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट भी आएगा और यहाँ पर भी एक एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये ठीक है? यस सर। और अभी ये समझते हैं कि गॉस लॉ से 0 क्यों आ रहा था आंसर, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म से। ये नोट किया सभी ने? सर एक मिनट। यस सर। एक मिनट थोड़ा ऊपर ले सकते, और इसी प्रीवियस वाला बस यही है। हो गया? हाँ सर हो गया। ये भी नोट कर लो। डन सर। ठीक है जी। तो अब गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म से समझते हैं, उससे क्या गड़बड़ आ रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप और ई नॉट वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। अब रो ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डेल वाई डेल एक्स ऑफ ई एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ ई वाई। तो जब मैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई एक्स करूंगा तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस जब दूसरे वाले को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये है ना रो बाय एप्सिलॉन नॉट। Note that if x is not equal to 0 and y is not equal to 0, then rho is 0. But if x is equal to y is equal to 0, rho is indeterminate. हाँ ठीक है, वहां पर e भी आएगा, तो सब जगह पे एक e लिखना पड़ेगा मेरे को, तो वो e मैं लिखना भूल गया। तो ये जो रो की वैल्यू आपकी 0 आ रही है, ध्यान से समझनी है ये बात आपने कि ये वाली वैल्यू 0 कब आ रही है? जब x और y 0 नहीं है, यानी z एक्सिस पे रो डिटरमिनेट नहीं है। इसका मतलब चार्ज इज प्रेजेंट ओनली ऑन दी z एक्सिस। क्यों भाई? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पे रो इनडिटरमिनेट है, सो चार्ज इज present only on z axis. At any other place the charge is 0. और वही अपने को पहले से भी पता था, जो अभी मैंने दूसरा तरीका बताया था उसको मैंने लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r देख के दिख रहा था। यहाँ यार ये तो थ्रेड रखा हुआ है z एक्सिस के लॉन्ग, तो गॉस लॉ से ये चीज ऐसे समझ में आएगी, हाँ भैया z एक्सिस पे
चार्ज रखा हुआ है, बाकी सब जगह पे एट ऑल पॉइंट्स अदर देन z एक्सिस देयर इज नो चार्ज बिकॉज रो कम्स आउट टू बी 0। और रो इंडिटरमिनेट क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आपने केवल एक लाइन पे चार्ज रखा हुआ तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो रही नहीं की ना, इसलिए वो इंडिटरमिनेट आ रहा है। क्या ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आती है। अगर मुझे ये पता चल गया कि चार्ज केवल z एक्सिस पे है, तो मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूं कि आप सेंटर, ओरिजिन पे सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करें r रेडियस का, या फिर आप एक सिलेंडर ड्रॉ करें r हाइट का, रेडियस कुछ मर्जी ले लें उसका, तो दोनों का चार्ज इनक्लोज सेम आएगा, तो दोनों का फ्लक्स भी सेम आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 400 केवल z एक्सिस पे है, तो अगर मैं r रेडियस का स्फीयर लेने की बजाय 2r हाइट का और किसी भी रैंडम रेडियस का सिलेंडर ले लूं, तो उसका फ्लक्स और इस स्फीयर का फ्लक्स सेम आएगा। और इस सिलेंडर के सरफेस पे फ्लक्स निकालना कंपैरेटिवली स्फीयर के सरफेस पे फ्लक्स निकालने से आसान था। ऑल्दो स्फीयर में ये वाली कैलकुलेशन से तो खैर जिंदगी बहुत आसान हो गई थी जो मानस ने बताई थी, और इससे तो बहुत आसान हो गया था। बट अगर ये नहीं स्ट्राइक कर रहा था और मेरे वाला मेथड लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे वाले मेथड में थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन ज्यादा पड़ रही थी इस मेथड में। बट नाउ वी नो दैट कि अपने को स्फीयर बनाना ही नहीं है, अपने को तो सिलेंडर से फ्लक्स निकाल लेना है। तो इस सिलेंडर पे आप फ्लक्स निकालना है, तो सिलेंडर के सरफेस पे तो सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट बाई ए आएगी। ये हमने पहले ही देख लिया था फील्ड की नेचर से। और इसका मतलब इस सिलेंडर का फ्लक्स निकाला जा सकता है ई नॉट बाई ए इंटू 2 पाई a टाइम्स आर। ये इसका सरफेस एरिया। ये समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि मैं इस सिलेंडर पे कहीं पर भी एक पैच बनाऊंगा ds का, वो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पैरेलल आएंगे ना। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए E डॉट ds will be simply E ds at all places, and therefore the total flux will be integration of E ds। और सिलेंडर के सरफेस पे E मैग्नीट्यूड में वेरी कर ही नहीं रही है, तो इट इज E नॉट बाय A टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ds विच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और यहां से मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट इंटू 4 पाई r, और चार्ज इनक्लोज आ जाएगा इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करके। समझ आया? कुछ एनलाइटनमेंट हुई गॉस लॉ को लेकर, और थोड़ा सा फील्ड और इसके बारे में और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, कैसे सोचना है। एनी क्वेरीज यू हैव? नोट कर लो ध्यान से। सर वो मानस वाला तरीका बता सकते हो वापस? मानस ने तो बेसिकली पहले ये नोट कर लो, ये नोट कर लिया सबने, फिर वापस चलता हूँ उधर। ओके सर।
हाँ, एज लॉन्ग एज अपने को ये पता चल गया 4 जेड एक्सिस पे है, तो उसके बाद नहीं, आप वहां से ये नहीं ना पता चला था कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जेड एक्सिस पे। मेरे को केवल इतना पता चला था गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म से कि चार्ज जेड एक्सिस पे, ये तो नहीं पता चला था ना कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए मैंने उसके बाद लैम्डा नहीं निकाला। मैंने ये सोचा कि अगर मैं स्फीयर की जगह सिलेंडर बना लूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। गॉस लॉ में हम यही तो सीख रहे हैं ना कि यार बढ़िया सरफेस चूज कर लिया जाए ताकि जिंदगी आसान हो जाए। तो पूछा स्फीयर से था फ्लक्स, निकाल लिया सिलेंडर से फ्लक्स। और अब इस सिलेंडर से फ्लक्स निकालने के बाद इस सिलेंडर को ऊपर नीचे शिफ्ट करके देखो, इसका अमाउंट ऑफ फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, जिससे अपने को पता चलेगा कि लैम्डा यूनिफॉर्म है। आप देख रहे हैं ना, स्फीयर की पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं आएगा हमारा आंसर, इस सिलेंडर की पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, खाली हाइट का फंक्शन आ रहा है। लेकिन हाइट नीचे से कहां से शुरू हो रही है और ऊपर कहां तक जा रही है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल 2r पे डिपेंड कर रहा है वो। ये 2r है, ध्यान से, ये 2r। तो इससे अब अपने को पता चलेगा कि यार लैम्डा यूनिफॉर्म आ रहा है। ठीक है, नोट कर लिए सभी ने ये? चलो, हाँ भी सिद्धांत, इसमें क्या पूछना है तेरे को, ये सामने है तेरे, बोल क्या डाउट है। स्फीयर के सरफेस पे कोई पॉइंट चूज किया x कॉमा वाई कॉमा जेड, वहां पे एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाया ds वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नहीं, नॉर्मल वेक्टर बनाया ds वेक्टर, तो वो r वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो ds वेक्टर को ds इंटू आर कैप लिख सकता हूँ। आर कैप कैसे लिखेंगे, ये वाला वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेक्टर r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो वो वेक्टर लिख दिया मैंने, ये वाला। फिर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। हाँ सर, समझा। और किसी को कुछ पूछना है? सर ये कोई भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं कि सिर्फ ये प्रॉब्लम के लिए? नहीं, इसमें ई डॉट डी एस सुंदर आ गया था, हर बार सुंदर नहीं आएगा। ई नॉट एक्स आई कैप वाले में ऐसे करेगा तो फंस जाएगा। अच्छा, ओके सर। जब ई नॉट एक्स आई कैप वाला आएगा तो उसमें जब डॉट प्रोडक्ट लेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो इतना सुंदर नहीं आएगा। इसमें जिंदगी आसान हो गई थी, उसमें नहीं होगी। इसलिए तो हम हर मेथड को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, इंटीग्रेट करके भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म लगा के भी कर रहे हैं, सब तरीके से कर रहे हैं ताकि हेलो। हम स्किल्स डेवलप कर सके। हाँ बेटे। हाँ सर, तो फिर अगर मतलब अच्छा नहीं होता वो, तो फिर तो ऊपर वाले में भी हम लोग नहीं कर पाते ना, क्योंकि ऊपर वाले में हम लोग ने देखा कि वैसे डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वहां पे। कौन सी, ये वाले में? हाँ सर, सर मतलब वहाँ के नॉर्मल एक्ट कर रहा है सर, वो हमने मतलब उससे ही निकाला हाँ, ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बहुत ही बुरी दे रखी होगी तो हो सकता है इंटीग्रेट ना हो। सारी फिजिकल सिचुएशन थोड़ा मैथमेटिकली सिंपल होती हैं। हम तो वही चीज एनालाइज कर रहे हैं ना जो मैथमेटिकली अपने लेवल पे हम सॉल्व कर पा रहे हैं, हाँ उतना ही सर। solve कर रहे हैं हम। हाँ सर, समझा। तो कहीं ना कहीं जाके तो जिंदगी अटकेगी ना कि भैया इससे आगे मैथमेटिक्स जवाब दे गया, हर एक चीज तो सॉल्व नहीं हो जाएगी ना। हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे कुछ लग जाएगा, कहीं पे कुछ लग जाएगा। चलिए, ठीक है जी, इस सेशन में इतना ही। मैंने हिम्मत मार के आपकी क्लास ले ली। मैं तो नेक्स्ट क्लास में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे और दूसरी, तो फिलहाल ये सारा आप रिवाइज करें। चलिए, ठीक है। आई विल सेंड इन दी होमवर्क एज वेल। थैंक यू सर। ठीक है थैंक बेटा। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू।